नमस्कार विद्यार्थियों, बैंकिंग अवेयरनेस की इस अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको दो ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कल बता दिए थे, यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में या वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। अब हम जो ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं वो हमारा बैंकिंग या इकोनॉमी से रिलेटेड ही है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को ले रहे हैं। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, करीब 100 ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो हमें नहीं पढ़ना है, या कभी रेफरेंस आ जाए करंट में तो ही हमें पढ़ना होता है। बाकी हमें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना होता है। तो इसी में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WTO। तो WTO जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, यानी विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में अगर कहें तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन ये ऑर्गेनाइजेशन है। कब स्टेब्लिश हुआ? ये स्टेब्लिश हुआ 1 जनवरी 1995 को, यानी 1 जनवरी 1995 को। एक्चुअली ये पहले गेट के नाम से जाना जाता था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की कई सारी मीटिंग्स हुई बाद में उरुग्वे में, और जो संस्था निकल के आई उसको हम बोलते हैं WTO। इसमें 164 मेंबर हैं, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके हेड जो है वो है रॉबर्टो एजेवेडो। ये रॉबर्टो एजेवेडो वैसे इन्होंने संन्यास की या हम कहें कि रेजिग्नेशन की घोषणा कर दी है, लेकिन फिर भी अभी तक पद पे बने हुए हैं। और पर्पस इसका क्या है, इस संगठन का काम क्या है? रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड, यानी ट्रेड में जो बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करना है, टैरिफ्स को रिड्यूस करना है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने वाले माल के ऊपर लगने वाला कर, टैरिफ, उसको कम करना, या कोई दूसरी हर्डल्स आ रही है उनको कम करना। जैसे आपने देखा होगा कि WTO कई बार रोल प्ले करता है दो देशों के बीच में होने वाले डिस्प्यूट को सोल्व करने में, ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट को सोल्व करने में। जैसे मान लीजिए चाइना और इंडिया जो है अभी ट्रेड के लिए डिस्प्यूटेड है, यानी इंडिया ने जो है चाइनीज एप्लीकेशन बैन कर दी है या कुछ और कर दिया है, या चाइना भी कल से कुछ और कर ले। इंडिया ने चाइना की स्टील पर बहुत ज्यादा जो है कर लगा दिया है। तो इस तरीके के कोई भी डिस्प्यूट होते हैं वो WTO में जाते हैं, और WTO ये चाहता है कि विभिन्न देशों के बीच ट्रेड से रिलेटेड चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएं, और ट्रेड पर लगने वाले टैरिफ को भी कम किया जा सके, करों को कम किया जा सके, ताकि मुक्त व्यापार हो पाए, यानी फ्री ट्रेड हो पाए, और सब लोगों को एक जगह बनने वाली चीजों का लाभ जो है कम दामों में सब जगह मिल पाए। तो WTO का काम यही है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। WTO से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो सब्सिडी का मुद्दा WTO से रिलेटेड है, जिसमें इंडिया की एग्रीकल्चर का मुद्दा भी वहां पर शामिल है, और इंडिया का फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा भी वहां पर शामिल है। अलग अलग तरीके की सब्सिडी है, लेकिन वो हमारे बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे होते या GS की, RS की तैयारी कर रहे होते तो अब जरूरत होती है आपको। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये भी एक तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप कंपनीज की बात करते हैं तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करना होती है, वहां पर भी तो लेबर काम करते हैं। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको पता होगा 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, ये मजदूर दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 187 मेंबर हैं। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में, ऑलमोस्ट सभी का हेडक्वार्टर जेनेवा में, कुछ संस्थाओं को छोड़कर। इसके हेड हैं गाय रेडर, और यूके के हैं ये। पर्पस इसका क्या है? ILO का इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करना कि मजदूरी कितने घंटे हो सकती है, किस तरीके से कितना काम ले सकते हैं, बच्चों के लिए क्या हो सकता है, बाल मजदूरी के लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रावधान बनाना इसका काम। ILO's इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स आर एम्ड टू इंश्योरिंग एक्सेसिबल, प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्क वर्ल्ड वाइड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। यानी कि ये इस तरीके से स्टैंडर्ड सेट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो जो काम हो रहा है वो प्रोडक्टिव हो, सस्टेनेबल हो वर्ल्ड वाइड में, और वहां की जो वर्क की एनवायरनमेंट है वो भी एनवायरनमेंट जो है फ्रीडम वाली हो, इक्विटी वाली हो, सिक्योरिटी वाली हो, डिग्निटी वाली हो। ये सारी चीजें करता है। जैसे किसी फैक्ट्री में काम करते समय कई सारे मजदूर जो है दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, उस तरीके से ऐसे ट्रेड से रिलेटेड, ऐसी कंपनियों से रिलेटेड, ऐसे बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं मजदूरों की सुरक्षा के लिए, इस तरीके से ILO जो है नियम्स वगैरह बनाता है, कानून बनाता है। ये देखता है कि कानून का मतलब ये कि अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करता है। हालांकि फॉलो करना कोई वो नहीं है, लेकिन रिसर्च करते हुए, कई सारी चीजों को देखते हुए अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करता है, ताकि वो अगर फॉलो किए जाएंगे तो इस तरीके की घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। तो ILO है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए ये ADB है,
मैंने कल आपको एक आईडीए समझाया था, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जिसको उदाहरण देने वाली खिड़की कहा जाता है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और एक और आगे हम पढ़ेंगे एआईआईबी, वो भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो तीन संस्थाएं जो है इस तरीके की सिमिलर मुझे लगती है स्पेसिफिकली। तो एडीबी क्या है, 1966 में स्थापना हुई है, 68 मेंबर ही है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, जो कई बार पूछा जाता है। मनीला फिलीपींस का हेडक्वार्टर जो है कई बार पूछा जाता है आपको। इसके हेड जो है ये मस्ता सुगा असाकावा, ये जो है ना, ये नाम बहुत मुश्किल से याद होता है। असाकावा याद रख लीजिएगा, ये जापान से रिलेटेड है, और इसका हेड ऑलमोस्ट जो है ऑल द टाइम जो है जापान वाला ही होता है। जैसे अगर हम कहें कि वर्ल्ड बैंक का हेड जो है, वर्ल्ड बैंक का हेड अभी तक तो सिर्फ अमेरिकन ही हुआ है, उसी तरीके से इसका हेड भी जापान वाला ही होता है। पर्पस क्या है, एडीबी डिफाइंस इटसेल्फ एज अ सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया। यानी कि एडीबी अपने आप को कैसे डिफाइन करता है कि ये एक सामाजिक संगठन है, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास का संगठन है। समाज में विभिन्न तरीके के विकास को अंजाम देना इसका कार्य है, और स्पेसिफिकली जो है एशिया में पॉवर्टी रिड्यूस करने का काम है, यानी एशिया में गरीबी को कैसे दूर किया जाए उसके लिए काम है। एंड द पैसिफिक, एशिया और पैसिफिक देखिए दोनों वर्ड साथ में यूज होते हैं। एशिया और पैसिफिक का मतलब होता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर से लेकर इधर वाला ऊपर वाला पोर्शन, फिलीपींस वाला ये पूरा पोर्शन, जापान और चाइना वाला पोर्शन, यानी कुछ पोर्शन पैसिफिक का और ये एशिया का, एशिया पैसिफिक कहलाता है। इसको आजकल इंडो पैसिफिक भी बोला जाता है। एशिया पैसिफिक को क्या बोला जाता है, इंडो पैसिफिक भी बोला जाता है, क्योंकि इंडियन ओशन से इसका जुड़ा हुआ है। इंडो पैसिफिक अगर हम बोलते हैं तो इसमें इंडिया का रिकॉग्निजेशन बढ़ता है, तो आप भी इंडो पैसिफिक यूज कर सकते हैं। थ्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि समग्र आर्थिक विकास करते हुए, सभी का विकास करते हुए पॉवर्टी एलिवेशन करना, पॉवर्टी हटाना और सोशल डेवलपमेंट के रूप में काम करना। तो एक तरीके से सिंपल में समझ लीजिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, अपने विभिन्न सदस्य राष्ट्रों को लोन देता है ताकि वो गरीबी दूर कर पाए और दूसरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट इसका मनीला का हेडक्वार्टर है, ये आप ध्यान रखिएगा, और ये असाकावा जो है जापान के, इनको भी आप याद रख सकते हैं। अब ये देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक चाइनीज डोमिनेटेड बैंक है। एडीबी के अगेंस्ट ही चाइना ने ये बैंक बनाया था, क्योंकि वो जापान डोमिनेटेड था, और चाइना ने जब ये बैंक बनाया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, तो इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये जो है एक तरीके से एडीबी को टक्कर दी जा रही है, एक तरीके से समझिएगा आप। 2016 में बहुत नया है, 2016 में स्टेब्लिश किया गया। आपको पता है ये चाइना जो है पावर में आया है, पिछले 15-20 सालों में ही चाइना ने बहुत ग्रोथ की है, और अभी हम आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हैं, तो हम भी हो सकता है कि 15-20 सालों में नया भारत हमारे सामने हो। 102 मेंबर है, हेडक्वार्टर ऑब्वियसली बीजिंग में ही होगा, और जिन लिकन इसके जो हेड है। पर्पस इसका क्या है, इट्स क्रेडिटिंग एजेंसी एंड एम्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया पैसिफिक रीजन। देखिए इसका भी यही काम है, एशिया पैसिफिक रीजन में इंफ्रा वगैरह बनाना, यही सारा काम है। एक तरीके से लोन देने वाली एजेंसी, क्रेडिटिंग एजेंसी का मतलब यही होता है कि लोन देने वाली एजेंसी जिसका एम ये है कि सपोर्ट करे बिल्डिंग करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करने में सपोर्ट करे। तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक है। फिर है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स में आपको पता होगा 5 कंट्री हैं, इन 5 कंट्री ने मिलकर भी एक बैंक बनाया है, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसके बाद ही वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया गया। ये 2 बैंक ऐसे हैं जो चाइनीज डोमिनेटेड है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, इसके हेड है मार्कोस प्राडो ट्रोइजो, ये अभी थोड़े टाइम पहले ही बने, ब्राजील के हैं। और इसका पर्पस क्या है, द बैंक शेल सपोर्ट पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स थ्रू लोन, गारंटी, इक्विटी, पार्टिसिपेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि बैंक को इसके सदस्य राष्ट्रों में विभिन्न प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है। वो सपोर्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, कैसे, लोन के थ्रू हो सकता है, गारंटी के थ्रू हो सकता है। इक्विटी पार्टिसिपेशन का मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो वहां पर आप जो है शेयर ले सकते हो। और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से, लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से, इस तरीके से जो है आप सपोर्ट कर सकते हो। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रिक्स भी बहुत चर्चा में, चाइना के कारण दोनों ही बैंक बहुत चर्चा में, AIIB और ब्रिक्स। आपको पता है कि भारत हमेशा से नॉन अलाइंड रहा है, यानी किसी गुट में नहीं रहा है, लेकिन अब भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। एक तरफ तो चाइना उससे परेशान कर रहा है, और भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी इन बैंकों में कर दिया है, पैसा भी लगाया है, इसमें भी इंडिया की इक्वल इक्विटी लगी है। तो
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भी इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है। अब भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है, तो भारत को यहाँ पर एक बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। ब्रिक्स का भी अस्तित्व खतरे में हो सकता है, तो आप थोड़ा ब्रिक्स के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, कभी आ सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इस बैंक की बात कर रहे हैं जो ब्रिक्स ने बनाया है। अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन और है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है और इसकी जहां पर भी मीटिंग वगैरह होती रहती है तो ये आता रहता है, ओईसीडी। ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये स्थापना इसकी तो बहुत पहले हुई है 1961 में, और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है अंतर सरकारी संगठन। अंतर सरकारी संगठन का मतलब है कि विभिन्न सरकारों के नुमाइंदे उसमें पार्टिसिपेट करें, उसी को हम अंतर सरकारी संगठन बोलते हैं, यानी विभिन्न सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर शामिल हो। 38 मेंबर है इसमें। पेरिस में हेडक्वार्टर है, फ्रांस में। हेड कौन है? जोस एंगेल गुरिया, यानी मैक्सिको के हैं ये। पर्पस क्या है इसका? ये स्थापित किया गया था 1961 में। क्या करने के लिए? इकोनॉमिक प्रोग्रेस को स्टिमुलेट करने के लिए, यानी किस तरीके से आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया जा सके और वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। इट इज अ फोरम ऑफ कंट्रीज डिस्क्राइबिंग देमसेल्फ एज अ कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मार्केट इकोनॉमी। और ये एक प्लेटफॉर्म भी है, ये एक फोरम भी है जहां पर कंट्रीज अपने आप को ये डिस्क्राइब कर सकती है कि हम डेमोक्रेसी हैं, हम मार्केट इकोनॉमी है, जहां पर मार्केट में वही चीजें चलेगी जो अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, यानी मोनोपोली वाली चीजें नहीं चलेगी। तो मार्केट इकोनॉमी है, हम डेमोक्रेसी है, ये डिस्क्राइब करने के लिए एक फोरम प्रोवाइड करता है ये। तो इसका पूरा मतलब अगर इसका पर्पस देखें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ाना और वर्ल्ड ट्रेड बढ़ाना, इस तरीके से इसको कह सकते हैं। और प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू कंपनी compare policy experience, seek answers to common problems, identify good practices and coordinate domestic and international policies of its member। देखिए ये और क्या कर रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि आप मेरी दूसरे देशों की किसी और देशों की पॉलिसी को कंपेयर करिए, एक दूसरे से सीखिए, समझिए, एक दूसरे की जो कॉमन प्रॉब्लम है, एक दूसरे की जो सामान्य प्रश्न है, कॉमन क्वेश्चन है, उनका आंसर एक मंच पर डिस्कशन से हम प्राप्त करें ताकि वो सब जगह लागू किया जा सके। इस तरीके से ही ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा था। कंपेयर पॉलिसी, एक्सपीरियंस को शेयर करिए, आंसर्स कॉमन प्रॉब्लम के ढूंढिए, अच्छी प्रैक्टिसेस, अच्छी चीजें क्या हो सकती है जिनसे बिजनेस को फायदा हो, उनको हम प्रैक्टिस करें, कोऑर्डिनेट करें विभिन्न देशों के बीच में। तो एक तरीके से ओईसीडी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, संगठन वाले एकत्र होते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में बात होती है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये ओईसीडी, इसका फुल फॉर्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म है। बस मुझे लगता है कि यहां से कभी भी क्वेश्चन बना तो फुल फॉर्म या हेडक्वार्टर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूं बस पर्पस। इसकी पीडीएफ आपके पास रहेगी तो आपको रहेगा कि कभी भी आपको देखना है तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ओपेक, ये भी बहुत चर्चा में है क्योंकि अभी पेट्रोल डीजल के दाम जितने घटे थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम कितने घटे थे, उसमें ओपेक को बहुत नुकसान हुआ था। तो ओपेक एक संगठन है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है और वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से यूनियन टाइप बनाया हुआ है इन्होंने पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने, कि ये जो है एक्चुअली ये मान के चलिए कि 70 से 80% जो है ओपेक के सदस्य जहां पर पेट्रोल होता है, 70 से 80% पेट्रोल जहां होता है वो उसके सदस्य हैं। और ये जो है दाम भी तय करते हैं कि वर्ल्ड में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या दाम होना चाहिए। इस तरीके से यूनियन इन्होंने बनाया हुआ है। 1960 में स्टेब्लिश हुआ। 13 मेंबर्स में है जो वहां पर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। वियना ऑस्ट्रेलिया में हेडक्वार्टर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है, फिर भी वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। और हेड है इसके मोहम्मद बारकिंडो, मैक्सिको के हैं ये, इसके हेड है। तो ओपेक के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ओपेक में ई का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब, सी का क्या मतलब है, या फिर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विश्व में विभिन्न पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का संगठन है, उसका क्या नाम है। तो ये ओपेक। ठीक है। आगे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है हर साल, जो हमेशा चर्चा में होती है, हर बार एक ही जगह होती है। वो शहर भी इसीलिए जाना जाता है कि मीटिंग होती है, बाकी किसी के लिए नहीं। और वो पर्यावरणविद जो है उनके निशाने पर भी रहता है कि सिर्फ उस शहर में इनकी मीटिंग कराने के लिए इतना खर्चा होता है, उसको हम दावोस बोलते हैं। तो ये मीटिंग हमेशा एक जगह होती है और उसी का ज्यादातर जिक्र होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहां पर हुई है। तो ये दावोस जो है इसमें मीटिंग होती है। हालांकि इसका हेडक्वार्टर कोलोनी में है। देखिए 1971 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 38 मेंबर है। कोलोनी जो है स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन
क्लोज वेब है, एक्चुअली इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था इसका। और ये इसका पर्पस क्या है, एक तरीके से एक फोरम प्रोवाइड करना जहां पर विभिन्न राष्ट्रों के अध्यक्ष आए, मिले, कंपनियों वाले आए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले आए, और वो जो है आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मोदी जी भी कई बार जा चुके हैं, देखिए यही लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, है ना, सरकार वाले भी जाए, प्राइवेट कंपनी वाले भी आए उस तरीके से। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मिशन क्या है, कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड by engaging business, political, academic and other leaders of the society to shape global, regional and industrial agenda। यानी ये इसका क्या है कि ये विभिन्न सेक्टर के लोगों को इंगेज करता है, जो बिजनेस वाले हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, एकेडमिक हो सकते हैं, सबको एक मंच पर लेकर आता है, अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी को लेकर आता है, क्या करने के लिए कि ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री का एजेंडा सेट हो, कि ग्लोबल आगे हमें क्या करना चाहिए, रीजनल क्षेत्र में क्या होना चाहिए और यहाँ पर इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए। कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाते, एक तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि सारे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं वो एक जगह हर साल इकट्ठा होते हो और अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में, उनके द्वारा यूज की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बातें करते हो। तो सबसे पहला मुद्दा यही आएगा कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सारी परीक्षाओं का जो निर्धारित समय है उसमें परीक्षा होनी चाहिए, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टाइम से ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, यही तो आप चीजें डिस्कस करेंगे। वैसे ही इस तरीके से डिस्कशन का फॉरम है ये। WEF होस्ट एन एनुअल मीटिंग एट द एंड ऑफ द जनवरी इन दावोस, स्विट्जरलैंड। तो मैंने बताया दावोस में, स्विट्जरलैंड में मीटिंग होती है, शहर काफी फेमस है दावोस, इसके लिए काफी खूबसूरत शहर है, आप अगर नौकरी लगे तो जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आसियान की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली आसियान की बात हमें करना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारे साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड है, इसलिए हम इसकी बात करना चाहिए क्योंकि ये चर्चा में भी बहुत रहता है और भारत का इसके साथ में हमेशा ट्रेड बढ़ाने का रहता है। कल्चरल किस तरीके से हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ में शेयर किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से कई सारे लोग वहां पर बसे हुए हैं, गए हुए हैं। पूर्व में भी हमारे साउथ में जो किंगडम थे, चोला किंगडम थे, उनके भी रिलेशन यहाँ पर रहे हुए थे। कई सारे हिंदू मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी इधर ही बना हुआ है। तो अलग अलग इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई वगैरह, फिलीपींस वगैरह जो हैं, इन देशों के संगठन को हम आसियान बोलते हैं। रीजनल फोरम है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस है उनका एसोसिएशन है ये। 10 मेंबर हैं। 8 अगस्त 1967 को हुआ, इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना के बाद से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उसमें सबसे ज्यादा सफल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कल्चरल की बात कर लीजिए, चाहे वो इकोनॉमिक की बात कर लीजिए, चाहे वो यूनिटी की बात कर लीजिए, ये संगठन सबसे अधिक सफल हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। और लिम जोक होई इसके ब्रुनई के जो हैं वो इसके हेड हैं। पर्पस क्या है? इसको रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यानी उस रीजन में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी लोग हैं, उनका संगठन है। कंप्राइजिंग 10 कंट्रीज, यानी 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में, विच प्रमोट्स इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, यानी सरकारों के बीच में कोऑपरेशन। और क्या करना? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन एंड सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन करना, यानी कि आपस में वो राजनीतिक रूप से जुड़े, सामाजिक रूप से जुड़े, आर्थिक रूप से जुड़े, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से जुड़े, इंटीग्रेशन करना उसके और उसके मेंबर के बीच में। एंड अदर कंट्रीज इन एशिया, और एशिया जैसे भारत के साथ में, भारत इसका मेंबर नहीं है तो भारत के साथ में भी इसी तरीके की इंटीग्रिटी करना, इस तरीके से अलग अलग देशों के साथ में इंटीग्रिटी करना। यहां पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दूं, यहां पर इसके मेंबर हैं म्यांमार है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, यहां पर मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, लाओस है, वियतनाम है, शायद एक आध भूल गया हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कोई कंट्री कंबोडिया है। तो ये जो है इसके मेंबर है, 10 मेंबर है, ध्यान रखिएगा। ये 10 मेंबर जो हैं मैंने बताया ये आसियान के मेंबर है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा चलिए, ये मेरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो 1 या 2 बार ही इसका क्वेश्चन आया हुआ है, एक्ट के बारे में पूछा गया या किसी और के बारे में पूछा गया, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा हम देखते हैं इसके बारे में क्या चीजें। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन मेरे को जितने बताने थे वो बता दिए। आपको PDF मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा इसका। यूट्यूब पे अगर है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो एप्लीकेशन में तो आपको मिल ही जाएगी। और जैसा मैंने बोला था कि इसको मैं जो है फ्रीली अवेलेबल करवाने का मैंने कमिटमेंट किया था, तो आई वॉज फुलफिलिंग दैट कमिटमेंट।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को हम जनरली एनआई एक्ट के नाम से जानते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसको इसी नाम से जाना जाता है। कई बार तो इसकी धारा पूछ ली गई है, कई बार इसका ईयर पूछ लिया गया है, कई बार बैंकों में जो है जिस तरीके की दिन प्रतिदिन की जो चेक्स डिमांड ड्राफ्ट्स उनको होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इस तरीके से पूछा गया है। दिस एक्ट वाज इनिशिएटेड इन 1881। पराक्रम में लिखत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप हिंदी में बोले तो ये पराक्रम में लिखत जो है, इसको एनआई का पूरा नाम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड है, उसका सेक्शन 13 में इसकी परिभाषा दी गई है। इस 13 में जो परिभाषा दी गई है उसमें ये लिखा गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये तीन ही इसमें नाम लिखे गए हैं, आइदर ऑन ऑर्डर टू और थ्रू द बियरर। इनके बारे में ही लिखा गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। हालांकि भारत में हुंडी बहुत प्रचलित थी पहले, तो इसी तरीके से काम करती थी। अब मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझा दूं। पहले ये बता दूं कि धारा 4 में जिक्र है, धारा 5 में जिक्र है, धारा 6 में जिक्र है। यहाँ पर 6 होना चाहिए था, चेक की परिभाषा। इस तरीके से 4, 5 और 6 धारा में इनका जिक्र है कि किस धारा में किसके बारे में लिखा गया है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 3 ही जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब आप समझिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दैनंदिनी इकोनॉमिक कार्यों में यूज आता है, बैंकिंग में यूज आता है। आपको अगर पैसा देना है किसी को तो आप क्या करेंगे? किसी को पैसा देना है तो चेक से देंगे, किसी से पैसा उधार लेना है तो आप हो सकता है कि प्रोमिसरी नोट के थ्रू पैसा उधार ले लें। किसी को आपने माल बेचा है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ काम आता है? किसी को आपने माल बेचा है और अगर सामने वाला बोलता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको 3 महीने के लिए दूंगा, तो जो बेचने वाला है वो बोलता है कि ठीक है आप कमिटमेंट कर दीजिए। कमिटमेंट तो जुबान से होता है, लेकिन अब तो जुबान की कोई वैल्यू है नहीं, तो वो क्या करते हैं कि उनको एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के देते हैं, जिसको वो साइन करता है कि ठीक है मैं आपका पेमेंट 3 महीने में दूंगा। तो अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं आया तो आप कहां जाएंगे? उस व्यक्ति के पास जाएंगे, वो तो मुकर जाएगा। मान लीजिए वो पेमेंट नहीं दे रहा, तो आप कहां जाएंगे? फिर आप कैसे अपना पेमेंट लेंगे? माल तो बेचा है ना आपने। तो फिर आप कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में उन्हीं की वैल्यू होती है जिनका जिक्र एक्ट में होता है, जिनका जिक्र एक्ट में होता है, और उसमें अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उनका क्या सॉल्यूशन किया जाता है, उनका जिक्र भी होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, ये जो लिखे गए हैं, ये काम में आते रहते हैं। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैसा नहीं आने पर क्या, आने पर क्या, अगर इनमें प्रोसेस होता है तो क्या, किस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए, एक्चुअल में वो फॉलो किया कि नहीं किया, केस बनता है कि नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिमिनल ऑफेंस होता है। अगर आपका चेक किसी को दिया गया, रिटर्न हो जाएगा, तो आपको सजा भी हो सकती है। तो ये कितने साल की सजा होगी, कितने टाइम की सजा होगी, कैसे रिटर्न हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, किसी ने रिटर्न किया तो गलत किया कि सही किया, ये सारे नियम जिस एक्ट में है उसको हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये 3 तो है ही, इसका मतलब ये भी होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आपने अगर किसी को दिया है तो कहीं और भी वो ले जाया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे ए ने बी को चेक दिया कि ये 5,000 रुपए का चेक है और आप अपने यूज कर लो, क्योंकि आपने मेरे को 5,000 रुपए दिए थे पहले, तो मैं आपको चेक दे रहा हूं। अब बी को मान लीजिए ये पैसा किसी और को देना था, उसने कैश निकाल के पैसा देने के बजाय ये चेक सी को दे दिया, ये 5,000 का, और ये सी ने ये चेक किसको दे दिया, डी को दे दिया, ये भी 5,000 का। तो देखिए वही चेक आगे आगे नेगोशिएट होता जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक फीचर भी है कि उसको नेगोशिएट किया जा सकता है आगे। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया। एक हुंडी जो है ये क्या है, ये मैं आपको इसलिए लिख के आया हूं कि आपको थोड़ा समझ में आए। हुंडी एक तरीके से बैंकर्स चेक का काम करता था, या ट्रेवलर्स चेक का काम करता था प्राचीन समय में। ट्रेवलर्स चेक क्या होते हैं? ट्रेवलर्स चेक वो होते हैं जिसमें अभी मान लीजिए अब तो आपके पास एटीएम वगैरह है, आप कहीं से भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, जब एटीएम वगैरह नहीं होते थे, बैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, 2005 की बात कर लीजिए, उस समय अगर आपके पास एटीएम नहीं है तो आप क्या करते थे, एक बैंक से अपना एक ट्रेवलर चेक जारी करते थे। आप जा रहे दिल्ली और आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, वहां पे आपने एक बैंक से 50,000 रुपए जमा कराया, ट्रेवलर चेक लिया, ट्रेवल कर रहे हैं आप, तो ट्रेवलर चेक हो गया और दिल्ली चले गए। दिल्ली में जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो अब आप वहां तो बैंक है नहीं आपका, और बैंक पहले जुड़े हुए भी नहीं थे सीबीएस से, कोर बैंकिंग से, और आपके पास एटीएम भी नहीं था, तो वो ट्रेवलर चेक दूसरे ब्रांच में, दूसरे बैंक में आप प्रस्तुत करते थे तो उसका पैसा मिल जाता था। क्यों मिल जाता था? क्योंकि ट्रेवलर चेक प्रीपेड होता था। ये कंफर्म होता था कि इस ट्रेवलर चेक का पैसा पहले बैंक में जमा कराया गया है, तभी ये ट्रेवलर चेक दिया गया है, तो वहां से आप पैसा ले सकते थे। उसी तरीके से पहले भारत में हुंडीज चलती थी। हुंडी में क्या होता था कि मान लीजिए एक व्यापारी है जिसको किसी को पैसा देना है,
अब वो पैसा अभी नहीं दे पा रहा है तो वो हुंडी लिख देता था कि भाई मैं आपको पैसा दे दूंगा इस तरीके से, और वो रिनोन्ड पर्सन होता था। जब वो रिनोन्ड पर्सन होता था तो उसकी हुंडी काम करती थी। अब मान लीजिए जिसने उसको हुंडी दी, जिस व्यक्ति को उसने हुंडी दी वो कहीं और सिटी में चला गया और उसको भी किसी को पैसा देना था, उसने वो हुंडी उसको दे दी। इस तरीके से इस रिनोन्ड व्यक्ति की साख इतनी होती थी कि हुंडी चलती रहती, तब तक चलती रहती थी जब तक उसके पास वापस नहीं आ जाती थी। यानी मैंने आपको दी, आपने किसी और को दी, उसने किसी और को दी, और पैसे के बदले में हुंडी का ही नाम चल रहा है, और वो हुंडी आते आते वापस उसी व्यक्ति के पास आ जाती थी और पैसा एडजस्ट हो जाता था। इस तरीके से हुंडी काम करती थी। ठीक है, तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है मैं फिर बता देता हूं, अगर आपको कुछ भी क्रिटिकली समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तो एक्ट कब बना? 1881 में। इस एक्ट में क्या होता है? इस एक्ट में 3 इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है जिनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये 3 तो है, 1-2 ऑप्शन और दूसरे डाल सकता है वो। हुंडी के बारे में तो मैंने जनरल बताया। दूसरा एक ये आ सकता है कि किस सेक्शन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा दी गई है, तो सेक्शन 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा दी गई है। अब इसमें देखिए 1-2 चीजें जो है वो मैं आपको समझा दूं। यहां पर इसकी इंटेंसिटी ले लेंगे ये लोग तो अभी आपको क्या अच्छे से नजर आ जाएगा। यहां पर मैंने 2 में फर्क बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज में फर्क बताया और प्रोमिसरी नोट में फर्क बताया, क्योंकि चेक तो आपको पता है, ये चेक तो आप यूज करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और इसमें प्रोमिसरी नोट में क्या फर्क है, ये फर्क आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ढूंढने के बाद इसको लगा कि मुझे ये सबसे अच्छा। देखिए क्या है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे, यानी एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होता है, प्रॉमिस होता है, पे करने का प्रॉमिस होता है ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। यानी इस बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिखा होता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं सर्टेन सम जो है एक सर्टेन व्यक्ति को एक समय के बाद में दे दूंगा, उसी को हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। यहां पर और क्या लिखा है, यहां पर अभी प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स द रिटन साइंड प्रॉमिस बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू द क्रेडिटर ऑन द स्पेसिफिक डेट। यानी कि यहां पर प्रोमिसरी नोट में भी इसी तरीके का होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें रिटन और साइंड प्रॉमिस होता है बाय द मेकर। मेकर का मतलब होता है डेटर के द्वारा, यानी जो उधार ले रहा है उसके द्वारा साइन किया हुआ, लिखा हुआ ये प्रॉमिस होता है कि मैं सर्टेन अमाउंट क्रेडिटर को एक स्पेसिफिक डेट को पे कर दूंगा। ऐसा पढ़ने से आपको लग रहा है कि सर दोनों में ही तो यही चीजें हैं कि इसमें जो है उधार जिसने लिया है वो प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, तो प्रॉमिस तो वही करेगा क्योंकि उसी को पे करना है। लेकिन यहां के बाद में अगर आप देखें तो यहां पर फर्क है। क्या है, यहां पर 3 पार्टीज हो सकती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई का मतलब होता है कि ड्रॉवर का मतलब जिसने लिखा है, किस पर लिखा गया है वो ड्रॉई है, और किसको पे किया जाना है। तो यहां पर ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई होता है, लेकिन यहां पर केवल मेकर और पेई होता है, यहां पर ड्रॉई नहीं होता है। यहां पर 2 ही पार्टीज होती है, यहां पर 3 पार्टीज होती हैं। यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो ड्रॉवर होता है वो इसको लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, फिर एक व्यक्ति पेई होता है जिसको पैसा दिया जाना है, और किसके माध्यम से दिया जाना है, किसी बैंक के माध्यम से दिया जाना है, तो वो ड्रॉई यहां पर कहलाएगा। लेकिन प्रोमिसरी नोट में 2 ही लोग होते हैं, बैंक का कोई रोल नहीं है इसमें, केवल मेकर जो लिख रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, और दूसरा पेई जिसको पैसा दिया जाना है। तो ये ड्रॉई यहां पर एक्स्ट्रा है, उसको हम बैंकर के रूप में जानते हैं। नेचर क्या है, this is an order to make the payment by the seller of the goods to the buyer of the goods। यानी एक ऑर्डर है, किसके द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है, सेलर ऑफ द गुड्स के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है बायर ऑफ द गुड्स को कि आप मुझे पैसा पे करो। तो वो साइन करता है, जिसने ऑर्डर दिया वो बोलता है कि आप मुझे पैसा पे करो, ये आप रखो और इसको साइन कर दो आप। तो यहां पर सेलर ऑफ द गुड्स है, यानी कि जो व्यक्ति उधार माल बेच रहा है वो सामने वाले को आदेश देता है और वो साइन करके देता है कि ठीक है साहब आपका आदेश मान लिया, इतने महीने बाद आपको पैसा दे देंगे। लेकिन ये जो है ये लिखता ही कौन है, जिसको पैसा देना है वही लिखता है, मेकर ही इसका वही है। मतलब ये कि यहां पर देखिए, यहां पर ए जो है एक व्यक्ति है वो बी में पैसा मांगता है। तो अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ए इसको बोलेगा कि मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि 3 महीने में मेरा 10,000 रुपया पे करें, ये साइन करेगा और बोलेगा ठीक है जनाब। अगर एक ए है और एक बी है और बी मान लीजिए पैसा इससे उधार लेता है, अब इसको पैसा चुकाना है, तो यही इस प्रोमिसरी नोट को लिखेगा और यही साइन करके देगा कि ठीक है मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये पेमेंट में कर दूंगा। तो यहां पर लिखने वाला ये है, मेकर ये है, ड्रॉवर ये है, लेकिन यहां पर कौन है, यहां पर ए है जो लिख के देता है और ये सिर्फ साइन करता है। इसमें यही लिखता है, यही साइन करता है और यही प्रॉमिस करता है, तो ये प्रोमिसरी नोट हो जाता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखता ये है, इसको ऑर्डर देता है और बोलता है कि आप साइन करके दो।
डॉक्यूमेंट क्या है? इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर और सेलर, इट इज ड्रॉन बाय द डेटर और परचेजर। वही बात मैंने बोल दी है कि यहां पर जो है किसके द्वारा इसमें जो है ड्रॉन किया जाता है। तो ड्रॉन करने का मतलब किसके द्वारा लिखा जाता है, एक तरीके से ये मान लीजिए आप। तो ये बहुत सारे फर्क मैंने बता दिए हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का फर्क आपके कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, कभी इंटरव्यू के लिए जो है हो सकता है कि आपको पूछा जाए। यहां पर देखिए एक और चीज है कि ये ड्रॉवर और पेई में क्या फर्क है, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉवर एंड पेई। इन केस बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन, यानी यहां पर ड्रॉवर और पेई सेम पर्सन हो सकता है। मैंने ही इस व्यक्ति को लिखा, इससे साइन कराए और मैं ही बोल रहा हूं कि मुझे ही पे कर दो, तो यही ड्रॉवर हुआ, यही पे हुआ। लेकिन मैंने इसको बोला कि इस पे साइन कर दो और सी को पे कर देना, मेरे आदेश पर सी को पे कर देना, तो ये ड्रॉवर हो गया, ये हो गया आपका ड्रॉई, और ये कौन हो गया? पेई हो गया। तो ये पेई अलग हो सकता है और ये दोनों अलग हो सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर और पेई जो है दोनों सेम हो सकते हैं, जिसने ड्रॉर किया और जिसको पे करना है वो दोनों सेम हो सकते हैं। यहां पर क्या है? इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट द ड्रॉर कैन नॉट बी द पेई, ड्रॉर कैन नॉट बी पेई, क्योंकि यही तो लिख रहा है, यही लिख रहा है और ये खुद को पे करने के लिए नहीं बोल सकता। इसने तो पैसा उधार लिया है, इसने पैसा उधार लिया तो हमेशा दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करेगा पे करने के लिए। तो यहां ड्रॉर और पेई अलग हो सकता है, यहां तो ड्रॉर और पेई सेम है। तो यहां पर आपने देखा 3-4 फर्क है, ये मैंने बता दिए, पूरी टेबल आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी आप ले लीजिएगा, नहीं तो आपकी पीडीएफ में भी ये इजी रहेगा आपको, ठीक है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 चीजें मैंने बता दी। चेक आपको समझते हैं, इसमें देखिए 1-2 चीजें और हमें देखना चाहिए, इंपोर्टेंस की है। चेक की अगर हम बात करें तो चेक तो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, चेक की बात कर रहा हूं मैं, पहले पढ़ा चुका हूं आपको। चेक कितने टाइप के होते हैं, चेक में ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं पहले, आप देखिएगा उसको। इसके अलावा चेक कितने टाइम तक वैलिड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स, जैसे आपका स्टील चेक क्या होते हैं, एंटीडेटेड चेक क्या होते हैं, पोस्ट डेटेड चेक क्या होते हैं, गिफ्ट चेक क्या होते हैं, वो सारा मैं पढ़ा चुका हूं। यहां पर बस मैं आपको सिर्फ एक क्रॉसिंग के बारे में बता रहा हूं। क्रॉसिंग जो है चेक पर इस तरीके से करके कुछ लिख देना, इसको हम क्रॉसिंग बोलते हैं। 2 पैरेलल लाइन खींच के, वो जो अकाउंट पे या क्रॉस जो आप सोचते हैं ना, वही क्रॉसिंग की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्रॉसिंग को हम 2 अलग तरीके से देख रहे हैं, एक को बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग, एक को बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का क्या मतलब है? अगर आप यहां पे ये 2 लाइन, एक चेक है, इस चेक में अगर आप यहां पे, ये क्रॉस चेक हो गया, ये क्रॉस चेक हो गया, देखिए मैं 3-4 तरीके बता रहा हूं आपको, ये क्रॉस चेक हो गया। अगर आपने यहां पर लिखा अकाउंट पेई, तो ये अकाउंट पेई हो गया। क्रॉस्ड और अकाउंट पेई में मैंने फर्क भी बताया था, जब आपको क्लास ली थी मैंने चेक की। क्रॉस्ड का मतलब है कि ये अकाउंट में जाएगा, अकाउंट पेई का मतलब भी अकाउंट में जाएगा, लेकिन अकाउंट पेई चेक कभी भी नेगोशिएट नहीं हो सकता है, यानी जिस व्यक्ति के नाम पर है उसी नाम जाएगा। लेकिन क्रॉस्ड चेक जो है एक व्यक्ति के नाम पर है तो वो व्यक्ति दूसरे को भी दे सकता है, दूसरा तीसरे को भी दे सकता है। तो ये तो हो गया क्रॉस अकाउंट पे ही, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। अब देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि इन पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप किसी पर्सन या कंपनी का नाम लिख देते हैं, सपोज आपने लिख दिया धाकड़ कॉन्सेप्ट, तो धाकड़ कॉन्सेप्ट लिख दिया तो आपका ये चेक जो है अब अकाउंट पे ही तो है ही, लेकिन अकाउंट पे ही किसके नाम से? धाकड़ कॉन्सेप्ट के नाम से। इसको हम जनरल क्रॉसिंग बोलते हैं। जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये कि अगर मान लीजिए धाकड़ कॉन्सेप्ट के 3 बैंकों में अकाउंट है, तो तीनों बैंकों में से किसी भी बैंक में ये चेक जमा किया जा सकता है। वैसे ही आपने लिख दिया रामलाल, तो रामलाल के जितने बैंकों में अकाउंट है वहां पर कहीं पर भी आप जमा कराइए, इसी को हम जनरल क्रॉसिंग बोलते हैं। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? स्पेशल क्रॉसिंग होती है कि आप बैंक का नाम भी लिख दें, और बैंक का नाम लिखने से क्या होगा कि अगर रामलाल के 3 बैंकों में अकाउंट है, लेकिन जिस बैंक का नाम यहां स्पेशल क्रॉसिंग में लिखा गया है उसी बैंक में जाकर उस चेक को जमा कराना पड़ेगा। यानी ये फिक्स नहीं है सिर्फ कि अकाउंट में जाएगा, ये भी फिक्स नहीं है कि उसी व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा, बल्कि ये भी फिक्स है कि उसी व्यक्ति के उसी बैंक के अकाउंट में जाएगा जिसका नाम यहां पर लिखा गया है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा स्पेशल क्रॉसिंग, द बैंकर ऑन हुम is drawn will pay to a banker only, but in case of special crossing it will be paid to the certain banker, तो उसी बैंकर को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने चेक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये डेफिनेशंस आती हैं, इसीलिए मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाते समय स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग मैंने आपको बता दिया। तो प्रोमिसरी नोट हमने देखा, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने देखा और चेक हमने देखा। ये 3 प्रोमिसरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या ये एक तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर आपको प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या आपको लगता है समझ में नहीं आए, तो एक सिंपल चीज समझिए, अगर आप पैसे का उधार लेते हैं किसी से तो आप प्रोमिसरी नोट लिखते हैं।
मैंने किसी से पैसा उधार लिया तो मैं प्रोमिस नोट लिखूंगा और बोलूंगा कि मैं आपको 3 महीने में प्रॉमिस करता हूं पैसा दे दूंगा, तो ये प्रोमिस नोट है। अगर मैंने किसी से माल उधार लिया है, मैंने दिल्ली वाली किसी पार्टी से माल उधार लिया, तो दिल्ली वाली पार्टी मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगी, मैं उसको साइन करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा और दिल्ली वाली पार्टी को लौटा दूंगा। तो ये एक तरीके से उधार माल के केस में बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली चलता है और आपका प्रोमिसरी नोट पैसे उधार लेने में चलता है। तो दो व्यक्तियों के बीच में पैसा उधार चलता रहता है, तो इसीलिए मेकर और वहां पर पेई जो है दो ही लोग हैं। और चेक का काम तो आप समझते हैं। तो तीनों चीजें मैं अच्छे समझा दी है, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने समझा दिया। चेक से रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए उसकी टाइमलाइन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। टाइमलाइन का मतलब देखिए, सबसे पहले मैंने बताया क्रिमिनल ऑफेंस है, तो 1988 में ही ये क्रिमिनल रेमेडी ऑफ पेनल्टी वाज इंसर्टेड इन नई एक्ट। इससे पहले ये 1881 होना चाहिए। इससे पहले कभी भी 88 से पहले कभी भी ये नहीं था कि चेक का रिटर्न होना क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन फ्रॉड बहुत होते जा रहे थे, तो चेक को रिटर्न होना, चेक को डिसऑनर होना, चेक पास नहीं होना, उसको क्रिमिनल रेमेडी उसके लिए की गई। 2015 में एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ कि 2015 में अगर कभी भी चेक डिसऑनर होगा तो चेक का केस जो फाइल किया जाएगा प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन में फाइल किया जाएगा। इसको ऐसे समझिए, बड़ी गहरी बात है कि आपको किसी ने चेक दिया, मान लीजिए आप जो है जोधपुर, एक व्यक्ति है जोधपुर का, आपको चेक देना ठीक नहीं समझता मैं, आपका चेक रिटर्न होना मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, तो मान लीजिए ए ने चेक दिया बी को, दिल्ली वाले को। अब दिल्ली वाले ने उसको चेक लगाया, बैंक में गया और बोला कि फंड ही नहीं है इसमें, तो पैसा ही नहीं है, चेक रिटर्न हो गया। अब बी इस पे केस करता था पहले, तो ये बोलता था कि कितने रुपए का चेक है, 10,000 रुपए का चेक है। इसने इस पे केस किया कि मेरा पैसा डूब गया। ए बोलता है ठीक है आ जाओ जोधपुर हाई कोर्ट में। अब जोधपुर हाई कोर्ट में आ जाओ तो बेचारा दिल्ली से 4 बार आएगा, कोर्ट के चक्कर लगाएगा, तो वो सोचेगा छोड़ो यार 10,000 रुपए के लिए क्या मगजमारी करना। इवन मैं तो कहूंगा कि 1,00,000 रुपए का चेक है तो भी ए जो है, बी जो है दिल्ली से जोधपुर नहीं आएगा, क्योंकि चेक का केस जो फाइल किया जाता था वो वहां से फाइल किया जाता था जहां से ओरिजिनेट हुआ है चेक, और ओरिजिनेट कहां से हुआ है, जोधपुर से हुआ है। लेकिन अब 2015 में चेंज कर दिया गया कि बी ने इस चेक को कहां पर प्रेजेंट किया, पैसा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए दिल्ली में प्रेजेंट किया। तो अगर पैसा लेने के लिए दिल्ली में चेक को प्रेजेंट किया गया है तो इसका केस भी कहां पर फाइल होगा, दिल्ली में फाइल होगा। तो अब ए को दिल्ली जाना पड़ेगा कि आओ साहब चेक का केस लड़ते हैं, दिल्ली में केस खेलते हैं। तो ये जो है चेंज किया गया 2015 में। 2017 की अगर बात करें तो इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द चेक इंटरिम कंपेंसेशन अप टू 20% ऑफ द चेक अमाउंट विल बी पेड। यानी पहले जब चेक रिटर्न होता था तो सालों तक केस चलता था, इसको कुछ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बाद में डिसाइड होता था, लेकिन चेक लड़ने का, चेक जो है इसका डिसऑनर हो गया, नुकसान अलग हो गया, पैसा भी नहीं है, पैसा लगाना पड़ रहा है। तो 2017 में ये हुआ कि जितनी चेक का अमाउंट है उसका 20% का एक कंपेंसेशन पहले इस व्यक्ति को मिल जाएगा। अगर ये केस जीत गया तो बाकी का बाद में मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो ये वापस पैसा चुका देगा गवर्नमेंट को, सरकार को, जहां पर भी कोर्ट में केस चल रहा है वो उस व्यक्ति को पैसा चुकाने के लिए बोलेंगे। तो एक तरीके से इसको अंतरिम राहत दी जाती थी केस लड़ने के दौरान, भगवान इसकी को शक्ति प्रदान करे उस तरीके से। तो 20% चेक का अमाउंट विल बी पेड बाय द ड्रॉअर टू द पेई विद इन 60 डेज। ड्रॉअर का मतलब जिसने चेक जारी किया, जिसने साइन किया, और पेई का मतलब बी को। तो 60 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, आपको 20% जो है चेक का अमाउंट जो है वो देना है इसको। अभी एक टर्म और आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, ये छोटे छोटे टर्म मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मैंने इसलिए लिखा है कि मैं भूल ना जाऊं बताना। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ए ने बी को चेक दिया और बी को जो है पैसे देने थे सी को, तो बी ने सी को पैसे दे दिए, सी को पैसे देने थे डी को, वही 10,000 का चेक डालता जा रहा है, डी ने दे दिया ई को। अब यहां पर क्या है, देखिए चूंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति से चौथे व्यक्ति को नेगोशिएट कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, जब भी आप नेगोशिएट करते हैं, बी सी को देता है, सी डी को देता है, डी ई को देता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंडोर्समेंट। इस चेक के पीछे बी लिख के साइन करके दे देता है कि मैंने अपना अधिकार किसको दे दिया, सी को दे दिया। या ये कहेंगे कि जो है आई एम नेगोशिएटिंग दिस चेक इन फेवर ऑफ सी, यानी मैं इस चेक को नेगोशिएट कर रहा हूं किसके फेवर में, सी के फेवर में कर रहा हूं। तो ये चेक के पीठ के पीछे जब लिखेगा ऐसा, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट। जब एक व्यक्ति को आपने चेक दिया,
इस व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति को चेक दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि 10,000 का चेक था, सी इसमें पैसा मांगता था। सी ने बोला भाई मेरे 10,000 दो। बी ने बोला कि मेरे पास 10,000 का चेक आया हुआ, लेना चाहोगे क्या? सी ने बोला ठीक है मैं ले लेता हूं 10,000 का चेक, पता नहीं कैश कब दोगे तुम। तो बी ने बोला कि मैं जो है इस चेक को इंडोर्स कर रहा हूं, किसके फेवर में? सी के फेवर में इंडोर्स कर रहा हूं, तो फिर वो आ जाएगा इंडोर्समेंट। सी ने किसको इंडोर्स कर दिया? डी को। डी ने किसको इंडोर्स कर दिया? ई को। ऐसा कितनी भी बार इंडोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ए निकला फ्रॉड, ए फ्रॉड निकला और वो चेक किसके पास आया? लास्ट में ई के पास आया। ई के पास आया तो ई जो है किस पर केस करे? डी पर, सी पर, बी पर, ए पर। तो ई एक्चुअल में यहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि ए ने जो चेक जारी किया वो हो सकता है फ्रॉड करने के पर्पज से जारी किया, लेकिन ई का उसमें क्या कसूर है? ई ने तो वो चेक ईमानदारी से गुड फेथ में लिया ना। तो जो व्यक्ति गुड फेथ में किसी पर्टिकुलर पैसे लेने के बदले में किसी दूसरे व्यक्ति से ईमानदारी से चेक लेता है, उसको ये शक्तियां प्राप्त होती है कि वो किसी पर भी केस कर सके, बी पर, सी पर, डी पर, ए पर, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कोई नेगोशिएशन के बदले किसी से चेक ले रहे हैं इन गुड फेथ, तो आपके राइट भी प्रोटेक्ट होने चाहिए ना। तो ई के राइट प्रोटेक्ट होने चाहिए तभी होंगे जब ई जो है चेक लेगा इन गुड फेथ, ईमानदारी से, बदले में क्योंकि इसने इसको पैसा दिया होगा और वो पैसा चुकाने के लिए डी ने इसको चेक दे दिया, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। लेकिन ई ने ए से बदला चुकाने के लिए चेक लिया कि भाई केस तो इसमें मैं करूंगा या कुछ और है, इसके बदले में इसने पैसा नहीं दिया हुआ था, बस चेक ले लिया, तो फिर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रहेगा, इसको पावर नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस आता है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है या नहीं है। क्लियर है आपको? फिर यहां पर मैंने लिखा है नेगोशिएबल, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब चेक दिया जाता है तो वो किसी नेगोशिएशन के बदले में दिया जाता है, और जो व्यक्ति इस चेक को दूसरे को ट्रांसफर करता है वो उस चेक के पीछे क्या लिखता है? एंडोर्समेंट शब्द लिख के किसी दूसरे व्यक्ति को एंडोर्स कर देता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा चेक से रिलेटेड कुछ चीजें मैंने अलग अलग टुकड़ों में आपको बताई है। आधा चेक मैंने उस समय पढ़ा दिया था, अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आया है इसलिए मैंने आपको चीजें बता दी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि ये 2017 का है, कभी भी आपको पूछा जा सकता है कि कितना % कंपेंसेशन कोर्ट ने बोला है कि देना चाहिए। अब चेक डिसऑनर, ये धारा एक बार पूछी गई है कि चेक का डिसऑनर के बारे में किस धारा में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन में बताया गया है। तो जैसे हमारे संविधान में अलग अलग धाराएं हैं, वैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी कई सारे एक्ट हैं और एक्ट की धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, और उन सेक्शन में 138वीं नंबर की धारा, 138वां नंबर का सेक्शन ये बताता है कि चेक के डिसऑनर में क्या चीजें करनी चाहिए। जैसे 13 नंबर सेक्शन क्या बताता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, 4 नंबर क्या बताता है, 5 नंबर क्या बताता है, 6 नंबर क्या बताता है, मैंने शुरुआत में बताया, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में ये लिखा गया है। तो 138 नंबर सेक्शन में लिखा गया है चेक डिसऑनर के बारे में। When the drawer of the check is not able to pay, यानी कि जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है वो पे करने में समर्थ नहीं है, वो इस चेक को वो इसको पैसे को चुका नहीं पा रहा है, तो द चेक और इट इज रिटर्न अनपेड ड्यू टू अदर रीजन, या फिर ये अनपेड हो जाए, पे नहीं किया जा सके किसी दूसरे रीजन से, तो उसको हम बोलते हैं कि चेक डिसऑनर हो गया है। आप मारवाड़ी में इसको बाउंस होना भी बोल सकते हैं कि बाउंस हो गया है, चेक डिसऑनर हो गया, उसी को हम बोलते हैं। रिटर्न हो गया है, उसी को हम बोलते हैं, एक ही शब्द है, डिसऑनर, रिटर्न, बाउंस। तो चेक कोई बॉल नहीं है कि बाउंस होगा, वो डिसऑनर ही होता है। वैसे रीजन क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि आप बताइए कि चेक रिटर्न होने के क्या क्या रीजन है। तो इनसफिशिएंट फंड है, पैसा ही नहीं है। वर्ड और फिगर में डिफरेंस है, फिगर में लिखा है 50,000, वर्ड में लिखा है 5,000, तो अलग अलग वर्ड हो सकते हैं। सिग्नेचर नॉट मैच, सिग्नेचर मैच नहीं हो गए, किसी ने सिग्नेचर अलग तरीके से कर दिए। म्यूटिलेटेड हो गया, सॉइल्ड हो गया, गल गया, कट गया, इस तरीके से। क्रेडिट फ्रीज कर रखी है, क्रेडिट फ्रीज कर रखी मतलब चेक तो जारी कर दिया बंदे ने और बोला, सॉरी डेबिट फ्रीज होना चाहिए यहाँ पर, डेबिट फ्रीज कर रखी, उसने बोला कि मेरे अकाउंट से पैसा नहीं जाए, चेक जारी कर दिया। और स्टेल चेक, यानी कि चेक जो है 3 महीने पुराना हो गया। तो कई सारे रीजन से जो है चेक रिटर्न हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर चेक रिटर्न हुआ? तो क्या होगा? क्रिमिनल ऑफेंस है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। पेई कैन डिमांड द मनी बाय नोटिस विद इन 30 डेज, और जैसे ही चेक डिसऑनर होता है, जो पेई है, जिसको पैसा मिलना था, वो नोटिस के जरिए डिमांड कर सकता है कि मुझे 30 दिन के अंदर अपना पैसा
लौटाना है। ये डिमांड 30 दिन के अंदर कर सकता है, 30 दिन में नहीं लौटा ना, 30 दिन के अंदर डिमांड कर सकता है। कब? जैसे उसको पता लगा कि मेरा चेक जो है 15 अगस्त को रिटर्न हुआ था, तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में 30 दिन के अंदर अंदर वो डिमांड कर सकता है सामने वाले से नोटिस के थ्रू कि मुझे मेरा पैसा लौटाइए। अगर वो नहीं लौटाता है, ड्रॉवर इज फेल्ड टू पे द अमाउंट, अगर ड्रॉवर अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है तो 15 दिन के अंदर, मतलब उसको जब नोटिस मिलता है कि पैसा दीजिए, उस नोटिस के 15 दिन के अंदर ये पैसा नहीं चुकाता है तो फिर क्रिमिनल ऑफेंस होता है, सजा निर्धारित की जाती है, पेनल्टी, जुर्माना, जेल, सारी चीजें इसमें हो सकती है। तो आप चेक से ऐसे बच्चों टाइप मत खेलिएगा, क्योंकि चेक इशू करते समय तो हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास चेकबुक पड़ी है, मैंने दोस्तों को दिखाने के लिए बोल दिया 2 करोड़ का चेक दान दिया, जाओ ले जाओ, ऐसे नहीं होता है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जीवन में हमेशा चेक जो है संभल के यूज करिएगा, इधर उधर मत रखिए, चेकबुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेसल मानक के बारे में। बेसल की पूरी मेरे को क्लास लेना है, बेसल स्टैंडर्ड्स क्या है उनके बारे में बताना है, बैंकिंग में क्या क्या नियम है जिसके थ्रू रिस्क को मैनेज किया जा सके। तो आज मैंने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए हैं और ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर पढ़ाया है। उम्मीद है कि अब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ आपने नाम सुना होगा कि 1881 में ये बना है, अब आपको ये पता लग गया होगा कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, चेक डिसऑनर कैसे होता है, क्रॉसिंग क्या होती है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, अभी प्रेजेंट में 2015 में 2017 में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।